कवर करता है और 40 मार्क्स सिर्फ 6 चैप्टर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और सब कुछ नया है, सब कुछ नहीं है। वही बच्चे को आज थोड़ा मैं बता रही थी, एक चैप्टर में आ गया था लेबर लॉस के बारे में, तो उनको वैसे भी अच्छा ही लग रहा था कि अब हम पढ़ेंगे। तो बच्चे भी रहेंगे, बस सुबह आ पाओगे टाइम पर। नाटक रहता है इनके 8:30 चलेगा। तब स्टार्ट करें अपन, एक बार थोड़ा सा और बेसिक अपन कर लेते, ठीक है, ताकि अपन को हेल्प मिले। मैंने कल फर्स्ट चैप्टर का देखा था, आगे बढ़ो, रिपीट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किया चलेगा, मुझे कुछ और याद रहे ना रहे, मुझे खाना भी याद रहे ना रहे, मुझे क्वेश्चन याद रहता है। मैं इन लोग को अभी तो ऐसा कि मुर्गा बनाओ, इनकी थोड़ी रील्स वील्स बना के वायरल करो, तब जाके इनको शर्म आएगी। पैसा वैसा तो दे देंगे ये लोग, तो पैसा मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। अपन तो ऐसा तुम टॉन्ट मारेंगे इनको। ये तो मुझे लगता है इजी है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कुछ डाउट है? एक बेसिक ओवरव्यू के केस में इंट्रोडक्शन समझ रहे हो और कुछ नहीं। इफ यू वांट टू ऑन एसी आप कर सकते हो, दूं मैं रिमोट या कुछ? हाँ, अगर आपको चाहिए तो अपने हिसाब से कर सकते हो। नहीं हुआ? हुआ? जितना कंफर्टेबल हो पढ़ेंगे मेरे लिए बेस्ट है। अटेम्प्ट कौन सा देना है दिसंबर? बोथ के लिए है या सिंगल? बोथ। भिड़ जाना, एकदम भिड़ जाना, ठीक है। मतलब ऐसा कि दिवाली होली घर पर नहीं भी जाओगे अगर एक साल, तो कुछ नहीं होगा। मैंने मिस्टेक किया था, एग्जीक्यूटिव मैंने सिंगल सिंगल दिए थे, निकल गए थे, और प्रोफेशनल मैंने बोथ दिए थे। तो बोथ में अलग मज़ा है, पता है क्या, कुछ ना कुछ से ना एक आध ग्रुप भी निकल जाता है। और रैंक लाना बोथ ग्रुप में बहुत ईजी होता है। मार्क्स बहुत कम चाहिए, अगर आपने सुना होगा कि ऐसा कि सिर्फ पास हो जाओ दोनों ग्रुप में, कुछ ना कुछ रैंक तो लग जाएगी। इतना ज़्यादा इजी होता है। बस ये है कि कोई जो सब्जेक्ट वीक हो ना, सबसे ज़्यादा फोकस करना, और हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो, एक को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देना। एग्रीगेट पर्पज से कुछ ना कुछ फंसता है, जैसे मेरा एक बार रुका था ग्रुप एग्रीगेट के चक्कर में, सब सब्जेक्ट में पास है, बस एग्रीगेट नहीं बना, तो वापस ग्रुप दिया, तो उसमें ज़्यादा दुखता है कि एक भी सब्जेक्ट अटक जाए तो दुखता है, ठीक है। चलो, और वो ग्रुप में ऐसा था कि एग्जामेशन किसी में नहीं था, बस सब में पास थी, तो ना एग्जामेशन निकाल पाया और ना मैं किसी में फेल हुई, इसमें दिक्कत हुई, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल ओनर रहता है। याद करने वाली क्या चीज़ है, एक तो इनकम टैक्स की, कि पर्सनल इनकम के साथ जो है उनकी इनकम आती है। इसी चल नहीं रहा ना, कुछ तो हुआ, ओके। इसके अलावा कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी जरूरत नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट लाइसेंस, एग्जाम्पल गुमास्ता या कुछ, वो तो लगता है, ठीक है। लाइबिलिटी कैसी होती है इसकी? अनलिमिटेड, सफिशिएंट एनफ है इतना, ठीक है। एचयूएफ के बारे में इतना याद रखना कि अब फीमेल भी क्या बन सकती है? कर्ता, ठीक है, कर्ता जो कि पूरा मैनेज करता है। यहाँ पर आप ही ने मुझे बातों में बताया था कि कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है और बाकी के मेंबर्स की लाइबिलिटी। अच्छा, क्या होना चाहिए? इनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल, इन, ठीक है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो क्या बन जाए, या फिर कोई मेल मेंबर है उसकी वाइफ होगी, शादी हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अपन ने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी, दो डिफरेंस अलग अलग रहेंगे, सोसाइटी अलग, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग। क्या रहता है कि सोसाइटी जो होती है ना कहीं प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों मोटिव होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव होती है। जैसे कमाती तो दोनों है, लेकिन सोसाइटी क्या करती है, पैसा कमाकर अपने ही किसको देती है, मेंबर्स में बांट सकती है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट में ही पैसा घुमाती है, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट। दोनों में कॉमन चीज जो मैंने कल बताई थी, एक उनका क्या रहता है, म्यूचुअल कॉमन गोल। दूसरा क्या रहता है, इनफ, बहुत है,
सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि कैसी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो। ट्रेडिंग प्रोफेशन के केस में सोल प्रोप्राइटरशिप सही है, अगर खुद का छोटा सा रिटेल बिजनेस है तो क्या प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, फर्म और ब्रोकरेज है तो अपन ने बोला था ना CACS वाले जो पार्टनरशिप करते हैं। इसके अलावा लार्ज चेन स्टोर्स, डिपार्टमेंट्स, ये कुछ है तो कोई दिक्कत है, थोड़ा सा इजी, इसलिए अपन इसको थोड़ा आगे जाने दे रहे हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन ऐसी हो जाती है, एक जगह रहूंगे। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन में कोई ओपीसी क्यों बना है? हाँ, लाइबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसका गिरेबान ना पकड़े, उसको अपनी लाइबिलिटी कैसी चाहिए। सबसे मेजर डिफरेंस होता है सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी के बीच कि वो रजिस्टर होती है। कंप्लायंस करने को तैयार है, इतने कंप्लायंस नहीं होती ओपीसी के। ओपीसी में सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर नहीं होती, और लाइबिलिटी कैसे रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये स्केल अगर कैसा रहेगा, मॉडेस्ट, अपन LLP भी प्रेफर कर सकते हैं और पार्टनरशिप भी। जो कुछ भी मॉडरेट चीज होगी ना उसमें अपन पार्टनरशिप और LLP दोनों ले सकते हैं। जो कुछ भी एकदम ऐसा लगेगा स्मॉल स्केल है, वहां पर अपन किसको लेंगे, सोल प्रोप्राइटर को और ओपीसी को, दोनों को ले सकते हैं। और बड़े इसमें अपन क्या ले सकते हैं, कंपनी को। अच्छा, बाकी की चीज में जैसे HUF हो गई, फैमिली बिजनेस है तो अपन किस में चले जाएंगे, पैसा कमाना मेन मोटिव नहीं है तो किस में जा सकते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जाओ, ट्रस्ट चले जाओ, सेक्शन 8 कंपनी चले जाओ। ठीक है, अपन ने MSME की लिमिट देखी थी, ये वाली याद हुई थोड़ी बहुत, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर। अपन ने क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, इवन रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन देख लिया, तो अब इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा कुछ पूछते भी नहीं है इसमें। इस पर की बात, कैपिटल रिक्वायरमेंट, जहां पर ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आयरन स्टील प्लांट्स, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, अधिकतर कंपनीज। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट दे कैन बी सेटअप एज, कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब पब्लिक से पैसा चाहिए तो मैं कैसी कंपनी खोलूंगी, पब्लिक कंपनी। अदरवाइज मैं किस में जा सकती हूँ, प्राइवेट में। आगे जाके तो अपन ये भी पढ़ने वाले हैं ना कि प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कर सकते हैं जब पैसा लेने की बात आएगी, और लगता है कंप्लायंस बर्डन ज्यादा है तो पब्लिक कंपनी को भी क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे। फिर ये भी क्लियर है, बेस्ट ऑर्गेनाइज है सोल, क्योंकि खुद ही अकेला बंदा है जो करेगा, साथ में शेयरिंग चाहिए तो किसके साथ है, पार्टनरशिप। मैनेजरियल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो डिफिकल्ट होती है, सारा काम अपने को ही देखना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सारे फंक्शन में आप एक्सपर्टीज हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको अकाउंटिंग भी आती है, आपको टैक्स का भी भरते आता है, आपको बिजनेस भी चलाते आता है, आइडियाज भी आते हैं, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं ना, अपन चूज ही कैसे करते हैं, एक CA ले लो, एक CS ले लो, तो कंप्लाइंस में अच्छा, लीगल में अच्छा, और मैं अकाउंटिंग में अच्छा, तो दोनों की स्पेशल कैटेगरी मिल गई, दोनों स्पेशलाइज्ड है किसी न किसी चीज में, वो मिलके पार्टनरशिप कर लो। ऐसे ही LLP में भी रहता है। अच्छा बताना, कभी LLP के बारे में सुना है, क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, क्या उसमें क्या डायरेक्टर्स होते हैं क्या, कंपनी में तो अपन सबको पता है कि 2 लोग होते हैं, पक्का डायरेक्टर्स होते हैं, और मैं कह दूं नहीं होते, कंपनी के केस में कौन होते हैं, और ठीक है पार्टनरशिप में कौन होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं क्या? नहीं। LLP के केस में यस डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, कौन रहते हैं, सिर्फ उसमें 2 लोग रहते हैं, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कुछ यस, जो पूछो, डायरेक्टर या कुछ पूछना है पूछो। पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की टर्म ये अलग होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कुछ को बोलते हैं डेजिग्नेटेड, कॉन्ट्रीब्यूशन चारों कर रहे हैं, लेकिन ऑथराइज किस चीज के लिए है, पोर्टल पर किसका नाम दिखेगा, ROC के पास, MCA पर कंप्लायंस कौन करेगा, डेजिग्नेटेड है वो पर्सन सारे, ऑथराइज है वो पर्सन सारे काम धाम करने के लिए। कल को लाइबिलिटी आएगी तो सबसे पहले किसके ऊपर आती है, जैसे होता है कंपनी में तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुने, ऐसा समझ लेना कि हमारे एग्जीक्यूटिव एक तरीके से कौन हो गए, डेजिग्नेटेड पार्टनर, और नॉन एग्जीक्यूटिव कैसे हो गए, पार्टनर्स। पूरा एक्ट में अपन पढ़ेंगे, पर याद रखना LLP के केस में कभी भी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर नहीं होते, उस केस में कैसा होता है, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। वो भी अपन पढ़ेंगे कि मिनिमम कितने रिक्वायर्ड है, 2, उसमें से भी एक बंदा कौन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, तो अपन ऐसे प्रोविजंस पढ़ेंगे।
मैनेजेरियल एबिलिटी, अगर सोल प्रोप्राइटर है एक्सपर्टीज होना बहुत डिफिकल्ट है। पार्टनरशिप मतलब पार्टनर टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरियाज। कंपनी के केस में प्रोफेशनल मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल पे रिक्वायर्ड है। डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का अलग है, प्रमोशन का अलग है, तो हर जगह फिर आपको एक्सपर्टीज बंदा चाहिए भाई। जो मार्केटिंग वाला बंदा तो अलग ही चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा जो उसमें माहिर है उसमें अलग चाहिए। डिग्री ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा चाहिए तो खुद के पास, सोल प्रोप्राइटरशिप के पास। पार्टनरशिप के केस में शेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के केस में दो व्यक्ति, अपन बोलते ना कंपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, वैसे भी उसके इससे ही कंपनी सेपरेट आइडेंटिटी में अपन क्या बोलते हैं, कंपनी अलग और शेयर होल्डर अलग। और कंपनी में काम करने वाले, मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं, और ओनर्स हमेशा अलग होते हैं। कुछ तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डिग्री ऑफ कंट्रोल भी चलेगा। देखो एक बार क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं, अपन पढ़ सकते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल प्लेज द वाइटल रोल इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ा होगा आपने, लिखा भी होगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल खुद का चाहिए तो, पर अब लिखना कैसे है बस कि अपन को इधर डालना पड़ेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या हो सकता है, पार्टनरशिप के केस में क्या हो सकता है। क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करेगा। 4 मार्क में दिया तो कम से कम 5 पॉइंट तो चाहिए, एक हमेशा एक्स्ट्रा। ऐसा 5 के बारे में बताना पड़ेगा। 5 किसको ले लेना, सोल प्रोप्राइटरशिप को ले लेना, पार्टनरशिप को ले लेना, कंपनी का पॉइंट्स में। पहले अपन ने टाइटल डाला कंपनी, उसके बारे में लिखेंगे कि कंपनी के केस में क्या होता है। चालू ये बोल सकते हैं कि एक पैराग्राफ में बता सकते हैं कि कंट्रोल भी एक ऐसा एस्पेक्ट और ऐसा फैक्टर हो सकता है। जब भी हम कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे उससे पहले हमको ये फैक्टर देखना पड़ेगा कि अगर आपको खुद का कंट्रोल चाहिए तो आपको कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है। ये जो अपन ने ऊपर वो थ्योरी वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना कि दिस आर द फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर बिफोर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लाइन जो है ना ये लिख सकते हैं इसकी शुरुआत में। चलेगा, आगे करें, क्वेश्चन देखिए। और ये तो कल देख लिया अपन ने स्मॉल, और आ भी गया, इसका मतलब बढ़िया है। नेक्स्ट पढ़ के देखो एक बार। ये सारी पास्ट ईयर के आपको हंसी आएगी कि यार सीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या। पर कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जो आते हैं ना वो फर्स्ट चैप्टर से आते हैं, इजी। एस्पेक्ट्स मतलब वही फैक्टर्स। अब उसके फैक्टर्स बताने पड़ेंगे सारे, मतलब ऐसा करना 5-6 डिफाइन कर देना, बाकी एक पैराग्राफ में लिख देना कि और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जैसे ये चलेगा। मोड्स ऑफ, वो एलएलपी कंपनी, वो वाली मोड बतानी पड़ेगी कि एलएलपी है मोड एक तरीके से, फिर कंपनी एक मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आप चूज कर सकते हो अपना बिजनेस करने के लिए। हाँ सारे मतलब डिपेंड करता है। 5 मार्क में पूछ लिया तो अपन को 5-6 तो बताने ही पड़ेंगे। 3 मार्क में आ रहा है तो 4-5 ही काफी है, बाकी पैराग्राफ में लिख दूंगी कि एलएलपी भी है, सोसाइटी भी है, ट्रस्ट भी है। इसके बाद डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, कि रिस्क किसके केस में होता है, अभी अपन ने पढ़ा लाइबिलिटी मतलब रिस्क एक तरीके से, ठीक है। बाकी पार्टनरशिप में किसका होता है, जॉइंट। कंपनी के केस में रिस्क कितना होता है, उनकी एक्सटेंट ऑफ शेयर्स तक। अब सुना होगा ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो अपन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, sole proprietor are not stable although no time limit is placed on them by law. The illness of owner may derange the business and his death can lead to permanent closing of the business operations. इसलिए वो कैसी है, unstable. Partnership is also death, insolvency, insanity मतलब पागल, not capable to act, not capable to contract, insanity हो जाना, ठीक है। रिटायरमेंट, एडमिशन, एक्सपल्शन मतलब एडमिशन मतलब किसी पार्टनर को, हाँ, और अदर निकाल देना सारे पार्टनर्स। विड्रूअल ऑफ बाय वन और मोर पार्टनर्स, खुद से जाना मतलब वो रेजिग्नेशन,
काइंड ऑफ, ठीक है। रेजिग्नेशन भी हो गया, रिटायरमेंट भी हो गया। कंपनीज के केस में स्टेबल, क्योंकि कंपनी कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ बहुत इजी है, लीस्ट कन्वीनियंस और लॉस लगता है, इजी टू एक्सेप्ट चेंजेस, डायनेमिक रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है चेंजेस को करना। लेकिन वही कंपनी के केस में, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर होती है, आपको कोई भी चीज़ है उसमें लेकर आना है, तो उसको लाना, एग्जीक्यूट करना बहुत लेवल्स पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स, वही सारा प्रॉफिट जेब के अंदर चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बढ़िया है, बांट सकते हो तो पार्टनरशिप के बीच बांट लेना। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर में कर रही हूँ मैं, 15 मिनट में, ठीक है। कॉस्ट, प्रोसीजर और गवर्नमेंट रेगुलेशन, इजी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर तो अपन को रजिस्टर नहीं करना पड़ता, ठीक है। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप कुड भी ओरल और रिटर्न, कॉन्सिक्वेंसेज है वो बात अलग है, पर है तो कर सकते हैं ना अपन। पार्टनरशिप एक्ट भी है आपको, ठीक है। कंपनी के केस में ऑब्वियस सी बात है, कैसी रहती है, कॉम्प्लिकेटेड। टैक्स इम्प्लीकेशंस देखा जाए तो टैक्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या था, टैक्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। पार्टनरशिप जितना, कंपनी और एलएलपी के केस में फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, बहुत बढ़िया, लोकेलिटी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, बड़े लेवल सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज वैसी है, ठीक है, उसके लिए कंपनी सुटेबल रहेगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप खुद से एकदम नहीं कर सकता, पार्टनरशिप भी बिना पार्टनर की म्यूचुअल कंसेंट के नहीं लेकर आ सकते। कंपनी के केस में तो अपने दो ऑप्शंस हैं, प्राइवेट और पब्लिक, उन पर डिपेंड करता है कंपनी कैसी है। मैनेजेरियल एबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ बिजनेस, ये थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे उससे, मैनेजमेंट वाले से, ठीक है। लोकल नीड्स, ओनली देन पर्सन विल बी इनफ टू मैनेज ऑल द बिजनेस, ठीक है। इफ बिजनेस caters more areas, then more person will be needed to look after various business function। सेम ऊपर वाले की जैसा ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे एरियाज है, यू हैव टू कवर, यस, और इससे भी ऊपर लगता है कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, यू कांट मैनेज अलोन, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के केस में जा सकते हैं। सीक्रेसी, अरे बिजनेस के बारे में वो सुना होगा ना, कोको कोला, स्टारबक्स, इनके बारे में सुना होगा कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब कैसा है, सीक्रेसी, बाहर वालों को नहीं जाने देना। सो खुद का है तो वैसे भी कुछ लीक नहीं होगी, बिजनेस के आइडियाज, इनोवेशन, अधिकतर किस में सीक्रेसी का पॉइंट आता है, स्टार्टअप और इन सब के केसेस में, ठीक है, कि कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और वो आइडिया चला गया। इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस ऐसा बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंस एक दूसरे पर, अगर खुद का चाहिए कि हम पे कोई भी नहीं हो, सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के केस में, यस, नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप के बारे में है, जो अपन पढ़ेंगे, एक बार चाहो तो रीड कर सकते हो। स्टार्टअप बनाने के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक कंपनी होनी चाहिए, यस। एक मिनट बस, एक, सर की आवाज़ यहाँ तक आती है माइक की वजह से, उधर वाले रूम में भी आती होगी, वो माइक वैसा लगता है ना, यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं है। ये अभिषेक, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल
ट्रेड, DPIIT। एक्चुअली में DPIIT एक ऐसा पोर्टल है जिसके नाम से क्लियर है, फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। बहुत बड़ा गवर्नमेंट का पोर्टल है, जहाँ पर भी आपको सबसे पहले जैसे MCA पर खोला था हमने, मोदी जी की फोटो दिखी थी ना, वैसे DPIIT पर दिखेगी आपको। मैं बताती हूँ, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, इसकी स्कीम्स और वो सब सुना होगा। नहीं, कंपनी बनाई किधर, MCA पर, बाकी रजिस्टर किधर करेंगे, DPIIT पर। आपने सुना होगा, स्टार्टअप करते हैं ना कोई भी इनोवेशन या कोई भी चीज, तो ऐसे उसमें मिनिस्ट्रीज के अप्रूवल लगते हैं। कोई आपसे केमिकल जिन्होंने बनाया, या कुछ एग्जांपल कोविड की वैक्सीन बनाई, तो उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के अप्रूवल लगेगी स्टार्टअप कहलाने के लिए। तो इसलिए एक DGFT पोर्टल है जो कि स्टार्टअप को प्रमोट करता है। स्टार्टअप गवर्नमेंट लेकर आई, कभी सुना स्टार्टअप की भी साइट होती है कि वहां पर सारी कंपनी स्टार्टअप पे रजिस्टर होती है, कि उनको क्या चाहिए रहता है स्टार्टअप को, फंडिंग। फंडिंग चाहिए तो एक जो एंटरप्रीन्योर है और एक जो गवर्नमेंट है और बाकी के इन्वेस्टर्स है, वो आपस में मिल पाए उनको फंडिंग प्रोवाइड हो पाए। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आई है, बहुत सारे स्टार्टअप की वेबसाइट लेकर आई है, कनेक्शन के लिए लेकर आई है। आप मानो दूरदर्शन सुना है, वहां पर भी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टार्टअप के लिए लेकर आती है कि हर हफ्ते मैं इतने घंटे ही प्रोग्राम चलूंगा कि किसको स्टार्टअप का सबसे अवार्ड मिला है। गवर्नमेंट चाहती है यार इनोवेशन करो, स्टार्टअप करो, अपना इंडिया तो वैसे भी ग्रो करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, और ऐसा कि हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। इसलिए स्टार्टअप बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, DPIIT एक बार मैं ये दिखा देती हूँ। जैसे ही खोला फर्स्ट साइट ही आती है। जैसे फंड रेज करते हैं, फाइनेंस का भी बहुत मेजर रोल रहता है, बहुत। कंप्लाइंस तो तुम सारे कर लो, फाइल पता है CA नहीं कर सकता, फाइल हमेशा CSC कर सकते हैं। हाँ, बोल सकते कि कंप्लाइंस का मेजर रोल रहता है, पर जैसे IB या कुछ आते हैं प्रैक्टिकली चीज़ें, तो CS का काम शुरू होता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टर से बनाने से। सबसे पहला जो आप इन्वेस्टर के आगे चीज़ रखोगे कि मेरा इतना शेयर है, उस सबको काम जाम करने में ही साल भर लग जाता है, पता है। तो वहां से चालू होता है, लाखों में, लाखों में, करोड़ों में, अगर जैसे इंडस्ट्री रहती है, कितना साइज रहता है। आपने कभी सुना है, कभी IBC के बारे में सुना है कि कंसेप्ट आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, जहाँ पर क्या होता है, ऐसी कुछ कंपनीज जो बहुत सिक है, मतलब आप वो पे वे नहीं कर सकते, उनके लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, असेट्स बहुत कम है, तो ऐसी कंपनी को एक्वायर किया जाता है अदर कंपनी से। प्रोफेशन में आपका एक सब्जेक्ट आ गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड कोड, ठीक है, 2016 ऐसा कोड है। इस कोड में ये बोला है कि ऐसा CS और ऐसा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा, लिक्विडेटर का काम कर सकते हैं आप, वो सब्जेक्ट लेकर CS कर सकता है, CA भी कर सकते हैं, पर CS का कंप्लायंस का ज़्यादा रोल है। आपको सब्जेक्ट ही है, पूरी बुक है। आप क्या करवाओगे, एक से कंपनी को एक दूसरी कंपनी के साथ बिडिंग के थ्रू, बिड करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा पैसा देगा, उसके थ्रू आप एक्वायर करवा सकते हो। तो सोचो, उस कंपनी में सबसे पहले ऐसा रहता है वाटरफॉल सिस्टम। एग्जाम्पल, मेरे पास आज 10,000 करोड़ के एसेट्स है, 20,000 करोड़ की लाइबिलिटीज है, खड़े कितने मेरे लेने वाले 20,000 करोड़ के लोग। सबसे पहले अगर पैसा देने की भी बात आती है तो पहले दिया जाता है लिक्विडेटर को, वो भी परसेंटेज वाइज, मतलब 20,000 करोड़ में से परसेंटेज सबसे पहला कॉस्ट किसको मिलेगा, उसका। अगर आप कोर्स करते हैं, बहुत पैसा है IBC में, अगर उस फील्ड में जाए तो चूज कर सकते हैं ना, सब्जेक्ट दिया है। मैंने, मेरा वही रहा सब्जेक्ट था, मैंने लिया था एक CSR, मेरा थोड़ा कोर है, और एक IBC है। निकले दोनों वन गो में निकला, IBC भी वन गो में निकला है। पर ऐसा कि सोचो कि इतना है कि परसेंटेज वाइज सबसे पैसा किसको मिलेगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो उसका वो सब करवाता है। और वो कौन हो सकता है, एक CS। बहुत डिमांड है, ऐसी बात नहीं है, पैसा भी है, कंप्लाइंस भी है, छाप भी रहा है। बाकी वो फील्ड चूज करनी पड़ती है कि आपको किस फील्ड में जाना है। जैसे अभी मैं प्रैक्टिस में जाना चाह रही हूँ, हाँ मतलब मैं सीख रही हूँ, ऐसा काइंड ऑफ इंटर्नशिप मान लो, कि कुछ टाइम मैंने अभी बीच में छोड़ दी थी, तो अब वापस कंटिन्यू किया है, क्योंकि वो फर्म में काम कर रही हूँ और वहाँ पे CA फर्म है, वहाँ पे ऐसा है 150-200 लोग से भी ऊपर है, तो काम अच्छा है, सब तरीके के काम। इसी मैंने बोला ना, ये DPIIT वगैरह ये मैं स्टार्टअप कर चुकी हूँ, तो मुझे बताने में आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी।
यस, स्टार्टअप कर चुकी हूँ, कंपनी को रजिस्टर कर चुकी हूँ, मिनिस्ट्री अप्रूवल ले चुकी हूँ, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। कंपनी इनकॉर्पोरेशन तो मतलब ऐसा है कि रोज़ आती है, और एलएलपी इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, स्टार्टअप है, सब चीज़ें कर चुकी हूँ। एनुअल फाइलिंग तो अभी ख़त्म हुई है हमारी, रो रो के मैं ऐसा जाती थी घर 10 बजे की, अरे छोड़ दो मुझे, बख्श दो। ये देखो एक बार डीपीआईटी पोर्टल है, ये मैंने कहा ना मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट की साइट हो और आपको मोदी जी ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ऑफेंड मत हो जाना पलक है क्या यहाँ पर? अभिषेक पलक, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखिए कि मिनिस्ट्री, इनके बारे में, इनकी ऑफरिंग्स, इनकी स्कीम्स और इनकी सर्विसेज, पीएम गति शक्ति, जीआई प्रमोशन एक्टिविटीज, एसआईपीपी, ठीक है। आईपी नानी, इनका देख लो क्या है। मीट आईपी नानी, a tech-savvy, smart, intelligent grandmother who helps the government and enforcement agency in combating IP crimes. Yes, ये तो आपने मुझे लगता है सुना ही होगा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। एसपीवी भी अगर सुना हो तो स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है, पढ़ेंगे अपने कर्स में है, टॉपिक में है, आगे आएगी। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। इंडियन फुटवेयर लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया इंटरनेशनल, ये सब क्या है? स्टार्टअप है, और गवर्नमेंट डीपीआईटी पोर्टल के थ्रू एक इंडस्ट्री को प्रमोट करती है कि वो इंटरनेशनली जाएगा। बहुत यूजफुल है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, उनकी रिपोर्ट से लेकर, स्कीम से लेकर, वैकेंसी, इन्वेस्टर के लिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखते हो। अबाउट अस, डीपीआईटी क्या है, इनका मिशन क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटरनल ट्रेड, उनके नाम में ही छुपा है तो मिशन में ही कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटरनल ट्रेड, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर फॉर्मेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इन्वेस्टर फ्रेंडली। बस कनेक्ट करना एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टर्स से, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट स्कीम लेकर आए और इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को वहां तक रीच कर सके। बहुत अच्छी चीज़ है। प्रैक्टिकली अगर अपन देखें ना तो बहुत कुछ है जो अभी हमको बिल्कुल नहीं पता है। तो लगता है कि यार कहाँ थे, जो हमको स्टार्टअप नहीं पता, जो हमको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट कितनी बड़ी साइट है। यहाँ पे पहला फोटो ही आता है मोदी जी का। अपना काम सारा किस पे चलता है? एमसीए पर। करें आगे थोड़ा सा। इसमें देखो, ये तो आपने सुना होगा, जब भी कंपनी बनती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, किधर होती है? एमसीए पर, ठीक है। फॉर्म जाते हैं कंपनी के, फॉर्म जाते हैं, प्रिस्क्राइब फीस लगती है, चाहे कंपनी हो चाहे एलएलपी हो। कंपनी रेगुलेट करती है कौन? कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा एक और है, इसके साथ जब भी कंपनीज एक्ट, जो कंपनी बनती है तो उसके साथ रूल लगता है। कौन सा रूल है? कंपनी 2014 कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल, नाम में ही छुपा है। इसे सुना होगा, कंपनीज डिबेंचर, शेयर्स, ऐसे करके रूल्स है। जैसे सेबी के अपने खुद के होते हैं, ऐसे ही कंपनीज के भी, कंपनीज के ऊपर अलग अलग लगते हैं। तो जब भी अपन इनकॉर्पोरेट करेंगे या कुछ भी कंपनी के बारे में इनिशियली बात करेंगे, कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट सुने, एमओए और एओए, इन सब के बारे में, तो दो चीजें लगेंगी हमेशा। एक कंपनीज एक्ट को साथ लेके चलेंगे और दूसरा किसको? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। तो कंपनी क्या होती है ये आपने पढ़ लिया होगा। कंपनी एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। 1956 मान लो, और उससे पहले भी था। क्लियर है? तो कोई भी प्रीवियस लॉ बोल दिया है या तो अभी। फीचर्स क्या है? ये तो मुझे लगता है आता होगा। फीचर्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, एक क्या है? एक सेपरेट लीगल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब, yes, men may come and go, but company still remains, exist. Common seal, इस पर प्रोविजन है पर ठीक है पढ़ेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें भी दो हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स यू और टू बी, खुद के नाम से, खुद के नाम से एसेट्स भी ले सकती है, खुद के नाम से प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज का अगर करें तो ये चार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी तीन में है। एक है स्टैट्यूटरी कंपनीज, स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूटरी बोल लो, यस, किसी स्पेशल एक्ट के अंदर कर बनाई गई है। से एग्जांपल एलआईसी सुना है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी,
वैसे ही जीआईसी जनरल इंश्योरेंस, वैसे ही एसबीआई, वैसे ही आरबीआई जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो जिनको खुद को गवर्नमेंट ने बनाया है या किसी स्पेशल एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। वो किसके अंदर नहीं बनी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आरबीआई है क्या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर? नहीं, क्योंकि वो किसके अंदर आती है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। पर वही बोलते हैं आरबीआई को सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। एसबीआई भी है, उसका भी एक्ट है। एलआईसी है, उसका भी एक्ट है। एलआईसी इज अ कंपनी, पर उसका भी एक्ट है। स्पेशल एक्ट में उसमें बनाई गई है ना, जैसे कि रजिस्टर है, लेकिन वो सारे रूल सब किसके फॉलो करती है, उसके एक्ट के, उनके एक्ट के। स्टैट्यूटरी मतलब वही हो गया जो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डू नॉट अप्लाई टू दैम। अरे उनके खुद के इतने खतरनाक प्रोविजन है, तो अपन कंपनीज एक्ट के छोटे मोटे प्रोविजन लगा के क्या ही कर लेंगे। आरबीआई को क्या सिखाएंगे हम कंपनीज एक्ट से? वो उल्टा बताती है कि भाई एनबीएफसी पर ये प्रोविजन लगने चाहिए। जब भी हमारे इसमें एनबीएफसी आएगा, सबसे पहले वो लगा कि चल ये वाले प्रोविजन लगा। सुना होगा एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, स्टैट्यूटरी कंपनी हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक होती है अनरजिस्टर्ड, मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं है। जो रजिस्टर्ड कंपनीज है, रजिस्टर्ड मतलब दो तरीके से, एक होगी प्राइवेट। पब्लिक मतलब जो कि क्या लेकर आएगी, आईपीओ एफपीओ, पब्लिक से पैसा उठाएगी। प्राइवेट कंपनी मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस रहेंगे उसमें जो शेयर्स होल्ड करेंगे। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में भी क्या है, एक लिमिटेड, लिमिटेड बाय मतलब उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक रहेगी, जितने उनके शेयर्स है, ठीक है। से एग्जांपल लाइबिलिटी शेयर्स तक है, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, से एग्जांपल 100 रुपये। तो किसका है कि टाटा टाइटन इन सब के शेयर की फेस वैल्यू क्या है, एक एग्जांपल। कभी पता है फेस वैल्यू प्रीमियम वैल्यू क्या होती है? सोचो, एक बार सर्च करना फोन पे कि टाइटन की फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, सर्च करो एक बार, मजा आएगा। अरे हम ऐसी चीजें करते हैं क्लास में। एक बार सर्च करो टाइटन शेयर प्राइस, पहले वो सर्च करो, और एक बार टाइटन की फेस वैल्यू सर्च करो। टाइटन तो पता है, टाटा वॉच। और भी कोई कंपनी, बड़ी कंपनी जो लगती हो आपको, इसके कर लो, रिलायंस की कर लो, जिसकी भी करनी है रिलायंस में, लेकिन बहुत सारी है, रिलायंस इंडस्ट्री और बहुत सारी है। टाटा की देख लो, टाटा स्टील देख लो, आयरन देख लो, अब पता चलेगी आपको कि क्या एक्चुअली में जैसे सुनते हैं वो शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है। तो चुप, शेयर की क्या वैल्यू है, बाकी का क्या है, चलेगा। तो देखो, बाय शेयर्स, बाय गारंटी दो तरीके की होती है, पढ़ेंगे अभी अपन। एक होती है क्या, मतलब इस पे हैव, एक इसमें भी होती है हैविंग शेयर कैपिटल, और हैविंग शेयर कैपिटल मतलब जिसमें शेयर्स है। नॉट हैविंग मतलब एक तरीके से गारंटी वाली है, जिसमें शेयर्स नहीं, बस गारंटी दी है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हम क्या करेंगे, जितना हमने बोला है कि अगर जरूरत पड़ी लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए तो हम उतना पे ऑफ कर देंगे। पढ़ेंगे। फर्स्ट तो क्लियर है, स्टैट्यूटरी कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज भी क्लियर है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी, लाइबिलिटी के बेसिस पर देखे तो अनलिमिटेड मतलब हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं इसको। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज, नाम ही क्लियर है, अनलिमिटेड कंपनी है। सेक्शन कौन सा है, 292, ठीक है। नॉट हैविंग provides that unlimited company means a company not having limit on liability of its member. Such companies may or may not having, अपने देखा ना हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग, बस उन्होंने लाइन दे के रखी। दे मे बी इधर और अभी इसमें देखा था अपन ने ऊपर कि इन्हीं के अंदर आ रही है, कुछ नहीं है, बस एक बार चीज पढ़ लोगे आंखों में आ भी जाएगी तो अपन लिख पाएंगे। बेनिफिट, अरे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ जाता है ना कि कल को
कभी मेरी लाइबिलिटी भी बनती है तो मैं तो इसके घर बार भी बेच देता हूँ ऐसा। अरे बहुत प्रोविजन होते हैं अनलिमिटेड कंपनीज के भी। लिमिटेड के हिसाब से शेयर्स की वैल्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड सब कुछ इसमें रहता है। जितना रिस्क उतना पता चलेगा अपन को आगे आगे। इसमें अपन टेबल्स पढ़ेंगे अनलिमिटेड में भी कि क्यों कंपनी अपने आप को शेयर्स वाली ना बनाकर अनलिमिटेड वाली बनाती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी देना इसका मतलब जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, मतलब बंद होगी, उसका एसेट से लाइबिलिटीज का पे ऑफ करेगी। उस टाइम पर जितने भी मेंबर्स ने बोला कि मैं ऐसे एग्जांपल 2 लाख दूंगा, तो अगर उसके शेयर्स 1.5 लाख भी हुए और उसने कितने की गारंटी दी है तो उसको कितने देने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे। मतलब हम बोल सकते कि जो बोला है वो कर, जितने की गारंटी। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जितने की गारंटी दी है उतना तुमको पैसा देना पड़ेगा। और इधर क्या रहता है अनलिमिटेड में, मतलब सब कुछ ही बिक जाएगा। ठीक है, तो गारंटर्स ऑफ द कंपनीज डेट अप टू द अग्रीड अमाउंट, जो उन्होंने डिसाइड किया है उसी अमाउंट के लिए वो लाइबल रहेंगे। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जैसे इसका सेक्शन इजी है, इसका है 292, इस सारे सेक्शन स्टार्ट होंगे 2 से। लिमिटेड बाय गारंटी का है 221, लिमिटेड बाय शेयर्स का है 222। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब से एग्जांपल शेयर की फेस वैल्यू कितनी है और आपने पे कितना कर दिया है, तो आप लाइबल किसके लिए रहोगे, कितने के लिए, ओनली सिर्फ 15 के लिए। लिमिटेड एक्सटेंड टू देयर ओनली शिप्स, तो जितना बनता है उतना ही देते हैं। ठीक है, अनपेड ऑन शेयर्स जितना भी रहेगा, बस वर्ड यही है कि अनपेड जितना रहा सिर्फ उतने ही एक्सटेंड के लिए आप लाइबल रहोगे। चलेगा, ये सारे अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लिस्टेड कंपनी मींस जो कि कहाँ पर लिस्टेड है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज कितनी होती है, अभी 2 है। कौन कौन सी, एनएससी और बीएससी। एनएससी स्टैंड्स फॉर और बीएससी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, डिपॉजिटरी कितनी होती है पता है क्या, 2। कौन कौन सी, बहुत बढ़िया, चलेगा। लिस्टेड कंपनी फिर पता है जो भी अब लिस्टेड कंपनी मतलब क्या कंपनी लिस्ट होती है या अपने शेयर्स लिस्ट करवाएंगे। तो कंपनी प्रोवाइड्स द काइंड ऑफ कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, ये अपन आगे पढ़ेंगे इससे भी ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट किसकी है, प्राइवेट कंपनी। इसमें सबसे सुना होगा कि प्राइवेट कंपनी में बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसका सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन है, 260। 21 पढ़ लिया, 22 पढ़ लिया गारंटी और शेयर्स वाला, 92 पढ़ लिया अनलिमिटेड वाला। प्राइवेट कंपनी क्या बोलती है कि ऐसी कंपनी जिसने अपने आर्टिकल्स, 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, चार्टर डॉक्यूमेंट्स, एमओए और टीओए, जिसने अपने आर्टिकल्स में क्या रिस्ट्रिक्ट करके रखी हो 3 बातें। पहली बात, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी बात, प्रोहिबिट कर रहा है कि आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, पब्लिक को नहीं बोल सकते कि मेरे शेयर्स सब्सक्राइब करो और हम आपको शेयर्स दे। 2 चीजें हो गई, ए और बी है, मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर इजीली नहीं कर सकती, और दूसरी बात रेस्ट्रिक्शन क्या डाल दिया है कि मैं पब्लिक से पैसा सब्सक्राइब नहीं कर सकती। जो तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन आती है वो आती है जहां पर एक तरीके से बोलते हैं कि सुना है कि ओपीसी में कितना मेंबर होता है, जो डायरेक्टर भी एक ही होता है या डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकते हैं। कितने डायरेक्टर चाहिए रहते हैं मिनिमम, ठीक है, चाहो तो लिखते चलना। ठीक है, ओपीसी में क्या है, मेंबर 1, डायरेक्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15। देखो एक बार ओपीसी के केस में मेंबर 1 मिनिमम और मैक्सिमम भी बोल ही देना। ठीक है, इसके अलावा कंपनी में डायरेक्ट ओपीसी में डायरेक्टर्स मिनिमम कितने, 1, मैक्सिमम कितने, 15। मतलब मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 15। अगर 15 से ऊपर करने रहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेंगे और काम हो जाएगा। वैसे ही प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए,
नहीं, मैक्सिमम यस 200। डायरेक्टर्स, इसमें प्राइवेट कंपनी में लिख देना 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200। डायरेक्टर्स मिनिमम कितने, 2। ओपीसी के केस में जैसे 1 था, यहाँ पर डायरेक्टर्स मिनिमम कितने चाहिए, 2। मैक्सिमम कितने चाहिए, 15। और 15 से ऊपर चाहिए तो क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, कितने परसेंटेज से हम बोलते हैं कि, हमने सुना होगा ना आज तक, रिजोल्यूशन होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब 50% से ऊपर कंसेंट मिलती है तो कौन सा हो जाता है वो, ऑर्डिनरी। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या, जितने भी वोट कास्ट अगेंस्ट हुए उसके 3 टाइम्स फेवर में होने चाहिए। 75%, 75% मान लेना, चाहो तो लिख लो। ये आप कंपनी लॉ में वैसे इन डिटेल है। 2 तरीके के हो गए, एक हो गया OR जिसको हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें कितने चाहिए, मोर देन 50%। एक होता है SR जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन में कितने चाहिए रहते, 75 बोलने के लिए है, पर अगर डेफिनेशन प्रॉपर भी देखे ना तो अपन ये बोल सकते हैं कि जितने भी वोट कास्ट किए हैं फेवर में वो 3 गुना होने चाहिए। जैसे 100 का 3 गुना 75%, ठीक है, तो वो 3 गुना होने चाहिए जितने भी वोट कास्ट अगेंस्ट हुए हैं। चाहो तो ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन। अगर लीगल लैंग्वेज लिखना हो ना तो ये सबसे बढ़िया रहती है, अदरवाइज 75% भी ठीक है। अगर ये रहता है तो अपन स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ओपीसी के केस में मेंबर 1, डायरेक्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15। 15 से ऊपर करने तो क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब वोट कास्ट होने चाहिए फेवर में 3 गुना, अगेंस्ट वोट कास्ट अगेंस्ट में जितने हुए, जो अगेंस्ट में रहे जिन्होंने वोट फेवर में नहीं किया है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 2। मैक्सिमम कितने चाहिए, 200। 200 से ऊपर हो गए तो पब्लिक कंपनी में बदल जाएगी, ठीक है। वैसे ही प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हैं, मैक्सिमम 15। 15 से ऊपर करना रहा तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। ये परिधि समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आएगा, धीरे धीरे लिंक बनेगी तो। समझे, थोड़ा सा बड़े रिवाइज करते रहेंगे ना तो इजी लगेगा। प्राइवेट कंपनी पर थे, हमने कहा कि एक्सेप्ट ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में रहता है कितना है, 1, मैक्सिमम भी 1 ही है, ठीक है। लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स की प्राइवेट कंपनी के केस में कितनी है, अगर 200 से ऊपर गए तो वो तो फिर पब्लिक कंपनी में होना चाहिए ना। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, 7। मैक्सिमम कितने होते हैं, अनलिमिटेड। उसमें भी डायरेक्टर्स मिनिमम कितने चाहिए, 3। मैक्सिमम कितने, 15। 15 से ऊपर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है भाई। प्राइवेट कंपनी के केस में कितने हैं, 200 मेंबर हैं, तो उन्होंने बताया कि आप 200 की गिनती में किन किन को काउंट करोगे और किन किन को काउंट मत करना। वो पहली चीज बोलना चाह रहे हैं कि जो 2 मेंबर साथ में होल्ड कर रहे हैं, से एग्जाम्पल सिट्टू बिट्टू है, उनको हम क्या मानेंगे, सिंगल मेंबर, ताकि हमारी वो 200 की लिमिट टच ना हो, ठीक है, और हम उसके विद इन फॉलो और हम प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में फॉल कर पाए, ठीक है। दूसरा बोलता है पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो पर्सन मेरे एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयज है, मैंने उसको भी शेयर्स देकर रखे हैं, तो बोल दिया है कि हम आपको भी मेंबर्स की गिनती में काउंट नहीं करेंगे, भले आपके पास क्या है, शेयर्स है, ताकि हमारी वो 200 वाली लिमिट टच ना हो। तीसरा बोला है पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे। एग्जाम्पल, आप मेरी कंपनी में, चांदनी प्राइवेट लिमिटेड है, आप उसमें क्या हो, एम्प्लॉयर, मैंने आपको शेयर्स दिए, क्या आप मैं आपको मेंबर की गिनती में काउंट करूंगी, नहीं। अच्छा, आपने छोड़ दिया काम पर आपके पास शेयर्स हैं, तो क्या अभी भी मैं काउंट करूंगी, क्लियर है। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट में थे वे मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट आपको मिले थे वो शेयर्स, ठीक है, एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन नंबर ऑफ, क्लियर है। 3 बातें अच्छे से क्लियर हुई।
सबसे पहले 3 रेस्ट्रिक्शन। पहला रेस्ट्रिक्शन, अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकती। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें मेंबर्स की लिमिट कितनी है, 200। तो 200 के अंदर किन लोगों को हम मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे, जो एक एम्प्लॉयमेंट में है और एक फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट में थे, और जो भी जॉइंट होल्डर जैसे सिट्टू बिट्टू है उनको अपन क्या मान लेंगे, सिंगल मेंबर। इनका नाम भी पहले किसका से एग्जांपल डिविडेंड मिलना रहा या कुछ मिलना रहा तो दोनों को हाफ हाफ मिलेगा। तो सबसे पहले किसको मिलेगा, किसको प्रायोरिटी दी जाती है, जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में सबसे पहले नाम लिखा होता है। यहाँ पर से एग्जांपल बिट्टू पहले है नाम लिखा हुआ तो सबसे पहले प्रायोरिटी। थोड़ा सा समझ में आया, आगे कर सकते हैं। हाँ विद परमिशन, रिजोल्यूशन पास करके कि मेंबर्स म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं। इसकी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स बनती है बिफोर आफ्टर प्रॉपर रिजोल्यूशन आरओसी के पास विद एमजीटी 14 फॉर्म्स वगैरह जाते हैं, वो फाइल करके आप कर सकते हैं। बट रेस्ट्रिक्शन तो है ना, आप इजीली नहीं कर सकते कि पता चला एकदम बिना बताया आपने आरओसी को एमसीए को बताया नहीं और आपने शेयर्स ट्रांसफर। एमओए में 2 लोग अपन दोनों की कंपनी है, अपन 2 लोग दिख रहे हैं, एकदम आपने सोचा मैंने दोस्त को ट्रांसफर कर दिए, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। इसके अलावा it must be noted that it is only the number of members that is limited to 200 may issue debentures। सुना कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से शेयर्स इशू नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोगों को डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स क्या होता है, एक तरीके के लोन इंस्ट्रूमेंट। जैसे शेयर्स एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके थ्रू आप पब्लिक से फंड रेस कर सकते हो। तो बोल दिया है कि मैं इशू डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन वो भी टू एनी नंबर ऑफ पर्सन जो सिलेक्टेड रहते हैं उनको। एनी नंबर का मतलब यहाँ पर वही है कि बताना पड़ता है स्पेसिफिक, एकदम ऐसा नहीं कि पूरा पब्लिक में इशू कर दिया। द ओनली कंडीशन बिंग दैट एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर डिबेंचर इज, अब समझ में आया वो एनी नंबर वाला। अच्छा, सेक्शन 14 इसको मार्क कर लेना जब नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि आपको अपने आर्टिकल्स में ये 3 रेस्ट्रिक्शन इंक्लूड करने ही, अगर नहीं किया तो आप क्या बन सकते हो, पब्लिक कंपनी। एक बार इसको रीड करो। यू वांट वाटर, वाटर मंगवाओ, बोलो बोलो, वो बोल बोल के मैं सुबह से पढ़ के देखा, इजी है। बस खास इसको मत भूलना, आगे आने वाले चैप्टर्स में हर जगह यही दिखेगी डेफिनेशन। एक तो सेक्शन याद रखना कौन सा है, 260, उसमें 3 ही रेस्ट्रिक्शंस है, वो तीनों रेस्ट्रिक्शन पढ़ सकते हैं कि अभी आगे और 5 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे क्या लगाती है, कुछ नई बात नहीं है। सेक्शन 3(1) बोलता है कि प्राइवेट कंपनी में बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, मतलब इलीगल पर्पस, फ्रॉडुलेंट पर्पस नहीं कर सकती, नहीं बनानी है आपको। जब 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन मिलते हैं, वो अपने लिमिट पहले ही देख ली 2 और 200 वाली, ठीक है, जो कि अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे किधर, तो ना एमओए में क्लॉजेस होते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जहाँ पर 2 अपना नाम लिखेंगे कि हम ये सब्सक्राइब कर रहे हैं इतने शेयर जिनकी फेस वैल्यू इतनी है, with complying with requirement of act in respect of registration। सेक्शन 149(1) आप पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में, जो कि बोलता है कि कितने प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए डायरेक्टर। अपन ने पहले देख लिया, बाकी ऐसा है कि बेस क्लियर हो गया, रीड करना है फिर सारी चीजें। पब्लिक कंपनी यस, मैक्सिमम सारे के केस में 15 ही होता है, अगर उससे ऊपर करना है तो रिजोल्यूशन, और इन डिटेल आपको कंपनीज एक्ट में और क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स हैं, अब इनमें से कुछ बोलना मत, पब्लिक भी बन चुकी है, ठीक है, पहले के एग्जाम्पल्स। इससे इंपॉर्टेंट एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहती हूँ, इसके बारे में है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत प्यारी है,
जो कि बात करती है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पर ऐसा माना जाता है कि एक पब्लिक कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी है जो कि प्राइवेट कंपनी। सब्सिडरी किसको बोला जाता है? मोर देन, तो उसको बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी है जिसने 50% से ऊपर उस कंपनी में स्टेक होल्ड करके रखा है, उसको बोलते हैं। अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी जो प्राइवेट कंपनी है, उसको भी हम क्या मान लेंगे? पब्लिक। क्या उसके आर्टिकल्स या किसी में लिखा रहेगा क्या कि अब वो ये नहीं है? नहीं, वो रहेगी प्राइवेट, लेकिन कंप्लायंसेस कैसे करने पड़ेंगे? पब्लिक के, ठीक है। फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस बाय 7 or more persons by subscribing their names to MOA clause, subscription clause में इतने शेयर्स इतने के लिए, by complying with requirement in principle any member of public who is willing to pay the price may acquire shares। मतलब एक तरीके से पब्लिकली अवेलेबल होता है, इजीली ट्रांसफरेबल होता है। जो ऊपर रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे हम हटा देंगे, पब्लिक को दे सकते हो, कोई भी मेंबर शेयर्स प्राइस देकर एक्वायर कर सकता है, ठीक है। द सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनी में भी कोटेड ऑन, पता है हमको एनएससी बीएससी पर रहता है। नंबर नॉट लिमिटेड टू, वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। एज पर सेक्शन 58(2) द सिक्योरिटीज जो है वो क्या रहेंगी? फ्रीली ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट याद करने वाला वो सब्सिडी वाला प्रोविजन है, और बाकी तो पता है 7 और 15, मतलब 7 और अनलिमिटेड मेंबर्स, और डायरेक्टर्स में कितने? 3 और 15। एनी नंबर, पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्संस को इशू हो सकते हैं, जैसे कुछ होते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव्स, यस नंबर ऑफ पर्संस को, उस पर पूरा प्रोविजन है। वैसे डिबेंचर्स वाले पर आपको कंपनीज एक्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर स्पेसिफिकली बताया कि पब्लिक कंपनी पर क्या डिबेंचर्स के रूल लगते हैं, प्राइवेट कंपनी पे क्या रूल लगते हैं। अपने इसमें ये वाले पोर्शन का थोड़ा ओवरव्यू है, चलेगा? प्राइवेट और पब्लिक क्लियर है? कल करें बाकी कंटिन्यू, ये भी ठीक है पढ़ेंगे। मेन तो बेसिक प्राइवेट पब्लिक कंपनी और रेस्ट्रिक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है जिसके, ठीक लग रहा है? अगर चाहिए हो ना कभी कि मैम थोड़ा इस तरीके से पढ़ा दो या फास्ट, आई थिंक वो मैम से एक बार पूछना पड़ेगा, या सर से, तनय सर से एक बार पूछ के देखना। ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल, वो कैसे इसके कर सकते। हाँ, पर वो चाह रहे हैं कि जैसे अगर मेरा तो ऐसा है कि पूरा फ्रेश स्टार्ट है कल, पार्ट भी कुछ है ही नहीं, लिंक ही नहीं मिलेगा आपको, पूरा लॉज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से चालू होगा, फिर बाकी चीज़ें, तो मेरा फ्रेश है। बाकी ताना सर से एक बार पूछ के देखना कि कैसे करेंगे सर, वो वाला कब करें मैनेज, तो जैसा वो बोलते हैं ना, अगर आप उनको सजेशन भी दोगे ना, वो वैसा कर लेंगे। हाँ चलेगा, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो बल्कि कर लेंगे तुम्हारे हिसाब से।